होती है ये मालूम ही नहीं है किसी को। दुनिया में अभी तक संविधान की परिभाषा नहीं बनी है, हम लोगों ने बनाई है। आपको लगेगा कि हम छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। तो प्रारंभ में तो जब पृथ्वी चपटी थी तब भी पृथ्वी को गोल कहने वाले को छोटे मुंह बड़ी बात हो गई थी, लेकिन बाद में प्रमाणित हुई। मैं कह रहा हूं भाई, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, तो बताइए ना कि संविधान की परिभाषा क्या होती है, बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है। किसी ने अगर कोई जानता हो तो बताए कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है। मैं जानता हूं कि जो बेरोजगारी की परिभाषा बताई जा रही है या आप लोग पढ़े हैं या आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो परिभाषा गलत है एकदम। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार संविधान में डाल दिए गए हैं। मूल अधिकार, और संविधान में जिन लोगों ने मूल अधिकार डाला है उनको मूल अधिकार की परिभाषा मालूम थी क्या? मूल अधिकार उन्होंने डाल दिया, कुछ अमेरिका से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, कुछ रूस से ले लिया, कुछ और मुस्लिम देशों से ले लिया। मूल अधिकार की एक डाल दिया मूल अधिकार, दो उधर से, दो चार उधर से, दो चार उधर से। मूल अधिकार की जो परिभाषा है वो परिभाषा हम लोगों ने जंगल में बैठ करके बनाई है। और इस प्रकार से आपकी परिभाषा क्या है? किसी एक पर परिभाषा भी कुछ, जैसे मूल अधिकार की परिभाषा, तो मूल अधिकार की परिभाषा ये है कि व्यक्ति के वे प्राकृतिक अधिकार जिन्हें राज्य सहित कोई भी अन्य किसी भी परिस्थिति में किसी भी मात्रा में तब तक कटौती न कर सके जब तक उसने किसी अन्य व्यक्ति के वैसे ही अधिकारों में पर आक्रमण न किया हो। बिल्कुल बिल्कुल, वे अधिकार मूल अधिकार हैं। अब हमारे देश के नेता लोग कहते हैं संविधान ने मूल अधिकार दिए हैं। अरे संविधान कौन होता है मूल अधिकार देने वाला? संविधान के पास खुद ही अधिकार नहीं है। तो संविधान को तो लोक ने अधिकार दिए हैं। तो लोक ने जब संविधान को अधिकार दिए हैं तो संविधान मूल अधिकार देता नहीं है। संविधान तो मूल अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी मात्र देता है। और आप लोग कहते हैं कि मूल अधिकार संविधान ने दिए। संविधान कहीं मूल अधिकार देता नहीं है कुछ भी। लेकिन अब मूल अधिकार की परिभाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लोकतंत्र और लोक स्वराज्य, अब लोकतंत्र और लोक स्वराज्य और तानाशाही में क्या फर्क है, इसकी परिभाषा हम लोगों ने बनाई बैठ करके। न्याय और फैसला, आप जरा सोचिए तो, ये जो अपने लगता को है कि एक उर्दू का शब्द है शायद, और एक बिल्कुल गलत है। जिनको आप न्यायाधीश कहते हैं उनको अगर उर्दू में क्या कहेंगे? फैसलाधीश तो नहीं कहेंगे। तो न्यायाधीश आप जिनको कहते हैं उनको न्याय करने का अधिकार नहीं है। मैंने कुछ न्यायाधीशों से प्रश्न कर दिया कि आपको न्याय करने का अधिकार है क्या? न्यायाधीश जो न्याय करता है वह है जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो विधायिका करती है वो है लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस। न्याय को परिभाषित करती है विधायिका, उस परिभाषा के मुताबिक न्याय करता है न्यायालय। तो न्यायालय तो उस परिभाषा से बंधा हुआ है। मान लीजिए कि किसी परिभाषा को सरकार ने बदल दिया। आज तक न्याय ये है कि दाहिने तरफ चलो तो न्याय है, और कुछ दिनों के बाद बाएं तरफ चलना न्याय होने लग जाए, तो न्यायाधीश क्या करेगा? बाएं तरफ उसको दाएं तरफ देगा। उसको देगा। पहले जिसको वो अपराध घोषित कर रहा था अब उसको सही घोषित करेगा, इसको अपराध घोषित करेगा। तो न्यायपालिका को न्याय करने का अधिकार नहीं है, वो तो कानून के मुताबिक फैसला करती है। न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी समीक्षा करने का अधिकार है केवल, कि कानून के अनुसार लोगों को न्याय प्राप्त हो रहा है कि नहीं, कानून से बंधे हुए हैं। ये सारी परिभाषाएं हम लोगों ने रिसर्च करके बनाई हैं। जंगल में हम लोगों ने जो समय बिताया है 25-30 वर्ष एक कमरे में बैठ करके, इतना बड़ा रिसर्च जिसमें देश के बड़े बड़े अच्छे अच्छे नामी विद्वान शामिल होते थे। उस रिसर्च में नक्सलवादी तक बैठ जाते थे, सब प्रकार के लोग बैठते थे, हाई कोर्ट के जजेज, IAS, IPS, बड़े बड़े नेता, सब एक साथ बैठ करके, और हम लोग समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, संविधान, इन सब पर, अर्थशास्त्र, 4 विषयों पर हम लोगों ने रिसर्च किया है पूरा। मैं फिर से आपको बता दूं,
राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान और समाज शास्त्र। ये पांचवा मुझे नहीं मालूम है। आप मुझसे पूछिएगा कि फलाने बीमारी में कौन सी दवा होगी, तो हम रामदेव जी के पास भेज देंगे कि रामदेव जी के पास जाइए। ये भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, तो मैं अन्ना जी के पास भेज दूंगा कि अन्ना जी भ्रष्टाचार के डॉक्टर हैं, मैं नहीं हूं। समाज शास्त्र के बारे में अगर कोई भी प्रश्न होगा तो मैं ये समझता हूं कि समाज शास्त्र के मामले में पूरी दुनिया में जो रामानुजगंज में जो भी रिसर्च हुआ है वो अद्वितीय रिसर्च है वर्तमान समय में। उतना बड़ा रिसर्च पूरी दुनिया में नहीं हुआ है, भारत में तो खैर हुआ ही नहीं है। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, तो इन सब विषयों पर हम लोगों ने रिसर्च किया है और तब आपके सामने आकर के मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं कि अगर मेरी परिभाषा गलत है तो आप आइए सामने आकर के काटिए ना भाई कि ये आपने जो परिभाषा की है ये परिभाषा ठीक नहीं है। जैसे संविधान की क्या परिभाषा होती है, आप किसी से पूछ के देखिएगा, बताइएगा हमको कि संविधान की क्या परिभाषा होती है। कोई अगर बता दे तब। हम लोगों ने बनाई है संविधान की परिभाषा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं ये समाज में नए नए विचार पैदा करेंगी। हम कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हम दुनिया को निर्यात करने की स्थिति में आ रहे हैं अब धीरे धीरे। ये मेरा मानना जो है मानसिक कसरत जो है भी शुरू हो चुकी है। जी, हम लोगों ने मानसिक व्यायाम शुरू किया। मैं आज जो आपके सामने कह रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, वो मैंने मानसिक व्यायाम किया है और 55 वर्ष किया है। साल 2 साल 4 साल नहीं, लगातार 55 वर्षों तक ये व्यायाम किया है। और उसी में से ज्ञान तत्व निकल कर आया। हाँ, उसी में से ये तत्व निकल करके आया है। ज्ञान तत्व तो हम लोगों की पाक्षिक पत्रिका है। अच्छा। कि उस पत्रिका के माध्यम से हम लोग समाज को देते हैं। मूल प्रश्न ये है कि विचार मंथन मैंने किस प्रकार किया। आपको याद बने, एक जिज्ञासा होगी मन में कि किस प्रकार से किया। तो वो भी एक नया तरीका है पूरा का पूरा। वो इस प्रकार का विचार मंथन नहीं है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि हम लोग हर महीने की 30 तारीख को रामानुजगंज के बड़ी संख्या में 25-50-100 विद्वान लोग बैठ जाते थे। सब प्रकार के लोग, सब तरह के भिन्न विचारों के लोग एक साथ बैठते थे। सब बैठ जाइए, एक तरह के विचार वाले नहीं। और उसमें एक विषय निश्चित होता था हर महीने, कोई भी विषय चाहे निश्चित हो, उस विषय पर सारे लोग मिलकर के विचार मंथन करते थे। लेकिन एक खास बात उसमें ये थी कि विचार मंथन के बाद कभी भी हम लोग निष्कर्ष नहीं निकालते थे। विचार मंथन की खूबी ये है कि अगर वहां पर हम लोग 50 लोग इकट्ठे हुए हैं, मान लीजिए कि आरक्षण ऐसे विचार मंथन का क्या फायदा है समाज को जिसका कोई निष्कर्ष न निकाला जाए, कहीं नतीजे पर न पहुंचे? वहां पर अगर हम निष्कर्ष निकालने लग जाएंगे, मान लीजिए आरक्षण की हम लोगों ने एक परिभाषा बनाई है जो वर्तमान में भी बनाई है, कभी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आरक्षण पर विचार मंथन हो रहा है। एक आदमी ने आरक्षण का विरोध कर दिया, एक ने आरक्षण का समर्थन कर दिया, और वहां यदि मतदान होगा तो जो भारी होगा आदमी, उसके तर्क चाहे कितने भी लचर हों, लेकिन अगर वो आदमी का व्यक्तित्व बड़ा भारी है तो उसके प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके पक्ष में। तो ऐसे निष्कर्ष का क्या फायदा जहां स्वतंत्र रूप से सोचा नहीं जा रहा है। विचार मंथन के लिए सबसे आवश्यक है तर्क। अगर तर्क होगा तो विचार मंथन होगा। विचार मंथन चरित्र से नहीं हो सकता है, प्रभाव से नहीं हो सकता है। अगर हम निष्कर्ष निकालना शुरू कर देते, प्रस्ताव पारित करने लग जाते, तो सारा काम गड़बड़ हो जाता, विचार मंथन होता ही नहीं। माने वो नतीजे पर पहुंचने के बाद गाड़ी वहीं रुकनी थी और आगे नहीं चलनी थी। नहीं चलती, क्योंकि तो हम लोगों ने एक ये बनाया कि भाई सब लोग सबकी बात सुनिए, अपनी अपनी बात जो कहिए, पक्ष में विपक्ष में, किसी को, माने जैसे मैं आर्य समाज वाला था। लेकिन कहीं मंजिल तक तो पहुंचना चाहिए ना। नहीं, तो मंजिल तक तो विचार मंथन के बाद आप निष्कर्ष निकालिए ना, घर में जाकर के आप अपना निष्कर्ष निकालिए, वो अपना निष्कर्ष निकालेगा। व्यायाम का परिणाम अदृश्य होता है। व्यायाम जो करेगा वो उसका लाभ उठाएगा।
व्यायाम का कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है कभी भी। तो उसी प्रकार से हम मानसिक व्यायाम, जिस तरह से रामदेव जी शारीरिक व्यायाम कराते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, उसी तरह मानसिक व्यायाम करने से मनुष्य के सोचने की शक्ति जागृत होती है, और जो जागृत होती है वो उसको ठीक दिशा में ले जाएगी। आवश्यक नहीं है कि आपका चिंतन और मेरा चिंतन एक हो। बिल्कुल, ये जो एक करने वाली जो बात है ना, ये चश्मा चढ़ाने वाली बात है, संस्थागत हो जाता है। हो सकता है कि आज कोई, जैसे मैं प्रारंभ में ये मानता था कि नक्सलवाद व्यवस्था परिवर्तन है, मैंने बहुत जगह लिखा नक्सलवाद के पक्ष में कि नक्सलवाद व्यवस्था परिवर्तन है। जब नक्सलवाद हमारे क्षेत्र में घुसा तब पता चला कि नक्सलवाद व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, नक्सलवाद तो सत्ता परिवर्तन है, सत्ता संघर्ष है। और तब मैंने ये भी लिखा साथ में कि मैंने जो पीछे लिखा था वो मेरी भूल थी, अब मुझे वास्तव में यह ज्ञान हुआ, भूल सुधार ली गई, भूल मैंने सुधारी कि ये नक्सलवाद जो है यह व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग नहीं है। मैंने एक बार अभी सन 2007 में 2009 में जब लिखा कि हमें वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि जो आएंगे सब तो भ्रष्ट ही हैं, कुछ बदलने वाला है ही नहीं है, मैंने लिखा। लेकिन जब 15 दिनों के बाद चुनाव का रिजल्ट आया और मनमोहन सिंह ताकतवर बने, नीतीश कुमार शक्तिशाली हो गए, रमन सिंह शक्तिशाली हो गए, नरेंद्र मोदी ताकत में आए, इस प्रकार मुझे ऐसा लगा कि भारत की जनता ने अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ऐसे 4-5 लोग जब आए तो मैंने फिर लिखा, और तुरंत लिखा कि मैंने जो पिछले 15 दिन पहले जो लिखा था ज्ञान तत्व में वो गलत था, उसको अब आप फॉलो मत करिए, उसको भूल माना गया। और फिर मैंने लिखा कि वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद 65 वर्षों में 60 वर्षों में पहली बार अच्छे लोगों के राजनीति में आगे बढ़ने की शुरुआत हुई है। क्योंकि अब जरा आप सोचिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को तो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री माना जा रहा है, उधर आपने जो है उसका स्वागत किया। आप अपने उस विचार पर आज भी कायम हैं? जी, मैं आज भी ये कायम हूं। अगर मुझे वोट देना हो तो मैं सबसे पहले तो मैं चुनता हूं नीतीश कुमार को, सबसे अच्छा मानता हूं तो नीतीश कुमार हैं, अथवा मनमोहन सिंह जी हैं दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में नरेंद्र मोदी हैं मेरे क्रम में। लेकिन अगर ये तीनों भी न हो, मान लीजिए, तो राहुल गांधी की जगह पर कोई भी खड़ा होगा तो मैं वोट दे दूंगा, लेकिन राहुल गांधी को वोट देने के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि राहुल गांधी अच्छे हैं या बुरे हैं ये मेरा आकलन नहीं है। मेरा आकलन ये है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है परिवारवाद को बढ़ावा देना। आप जरा सोचिएगा, विचार करिएगा। अब आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको बताऊं कि भाई राहुल गांधी को सोनिया जी माने पार्टी अध्यक्ष हैं, सोनिया जी अपने बेटे को सोनिया गांधी आगे बढ़ावे कोई हर्जा नहीं है, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को आगे बढ़ावे कोई हर्जा नहीं है। लेकिन कांग्रेस का महासचिव किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना अगर शुरू कर दे तो ये कांग्रेस का महासचिव, तो ये तो कलंक है हमारे लिए कि हमारे किसी पार्टी का महासचिव किसी एक व्यक्ति को के साथ पक्षपात शुरू कर दे, कांग्रेस की अध्यक्ष अपने बेटे को आगे बढ़ाना शुरू कर दे, तो ये तो गुलामी हो गई। यह परिपाटी टूटनी चाहिए, चाहे इसका परिणाम चाहे जो भी हो। माने राजनीति में जो परिवारवाद है, ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। ये भी इस विचार मंथन का एक नतीजा है। जी, मैंने तो ये नतीजा निकाला है अभी। बिल्कुल, ये विचार मंथन को लेकर के आधा घंटे आपके साथ पूरे हमारी बजरंग मुनि जी से चर्चा हुई है, और मुनि जी का यही कहना था कि विचार करने से और विचारों की स्वतंत्रता से सारी के सारी समस्याएं उनका समाधान हो सकता है। हाँ, और मैंने जो करके दिखाया है। इसी पर हमारी थी एक खास पेशकश। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।